Hello guys, welcome back to our new session on hypertension. This is the part 2. जैसा हमने बोला था कि हम लोग 2 पार्ट्स के अंदर हाइपरटेंशन को डिस्कस करने वाले हैं, तो ये हम लोग का दूसरा पार्ट है हाइपरटेंशन पे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट क्रॉनिक हाइपरटेंशन। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रॉनिक हाइपरटेंशन से। क्रॉनिक हाइपरटेंशन का मतलब ये कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक अगर हाइपरटेंशन किसी पेशेंट्स के अंदर बना हुआ रहता है तो उसे हम लोग क्रॉनिक हाइपरटेंशन कहने वाले हैं। इस हाइपरटेंशन से होगा क्या, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर उस प्रॉब्लम्स होंगी, और जो कैपिलरीज और एंड ऑर्गन कैपिलरीज डैमेज होगा, एंड ऑर्गन डैमेज हमें देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्गन लेते हैं हार्ट, तो हार्ट के अंदर क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से जो सबसे पहले जो चीज़ हमें देखने को मिलती है या उसकी बॉडी के अंदर जो चेंज होता है वो है कि उसमें आफ्टर लोड इंक्रीज़ कर जाता है। आफ्टर लोड इंक्रीज़ करने की वजह से हार्ट को ज़्यादा फोर्स के साथ में ब्लड को बाहर निकालना होता है एओर्टा में। आफ्टर लोड का मतलब ये होता है कि जो कैपिलरीज़ हैं या जो एक्चुअली जो बॉडी की जो वेसल्स हैं, उन वेसल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो उस रेजिस्टेंस या उस प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है ब्लड को उन आर्टरीज़ में ट्रैवल करवाने के लिए। तो इसी तरीके से, इसी वजह से जब आफ्टर लोड बढ़ेगा तो क्योंकि हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, अब जब भी हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है तो वहाँ हाइपरट्रॉफी हो जाती है। और क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रोल करता है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिलती है। लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होने से 2 चीज़ें होंगी। पहली, ये जो न्यू मसल्स हैं जो जो हाइपरट्रॉफी में हुई है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो पहली चीज़ ये कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ कर जाएगा। इसको कंपनसेट करने के लिए हार्ट को ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा अपनी कोरोनरी सिस्टम के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ करेगा अगर हाइपरट्रॉफी होगा। दूसरी चीज़ ये कि हार्ट जो है वो स्टिफ हो जाएगा, क्योंकि पहले जहाँ जो उसकी जो मसल लेयर थी वो थोड़ी पतली थी, अब वो थोड़ी मोटी हो गई है। उसकी वजह से हार्ट स्टिफ हो जाएगा और उसके जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटीज़ हैं उसके अंदर अल्ट्रेशन या उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब रिलैक्स करेगा तो उतना अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाएगा, और उसकी जो कैविटरी एरिया है, जो वेंट्रिकल की जो कैविटी है वो भी कम हो जाएगी, और इसी की वजह से जो डायस्टोलिक रिलैक्सेशन है वो डिक्रीज़ करेगा और वो ठीक से हार्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा। हार्ट जब ठीक से रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली उसमें जो ब्लड है वो ठीक से फील नहीं होगा। तो इसी वजह से इसको हम लोग डायस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ जो कांस्टेंट रहने वाली है वो है इजेक्शन फ्रैक्शन, जो चेंज नहीं करेगा। इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन से पहले कितना ब्लड था और उसका कितना परसेंट हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर भेजता है। तो नॉर्मली जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो 55 to 70% के अराउंड रहता है। तो अभी भी उतना ही परसेंट ब्लड वो इजेक्ट करेगा। हालांकि ब्लड जो एक्यूमुलेट है उसमें वो थोड़ा कम है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो गई है, बट जितना ब्लड एक्यूमुलेट है हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसका 55 to 70% ही वो इजेक्ट करेगा। इसीलिए इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो नॉर्मल रहने वाला है। इसके बाद में आते हैं हम लोग, हाइपरटेंशन इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। यस, हाइपरटेंशन जो होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर ब्लड जो है वो ठीक तरीके से नहीं पहुंचेगा, जिससे हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं पहुंचेगा और इस्चीमिया होगा। अब एक तरफ तो जो है हाइपरटेंशन हाइपरट्रॉफी कर रहा है और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज़ कर रहा है, और दूसरी तरफ कोरोनरी आर्टरीज़ के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई, या यूँ कहें कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही हार्ट को। यानी दोनों चीज़ें हो रही है। इसी वजह से जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ फ्रॉम हाइपरटेंशन होता है वो होता है CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, क्योंकि यहाँ हाइपरट्रॉफी भी है और ब्लड की सप्लाई भी नहीं है। तो ऑब्वियसली जो पेशेंट है उसमें कार्डियक इवेंट्स होंगे और इवेंचुअली वो MI की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। सो एओर्टिक डिसेक्शन इज़ ऑल्सो ए कॉज्ड बाय हाइपरटेंशन। यस, ऑल्सो एओर्टिक डिसेक्शन इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय हाइपरटेंशन, क्योंकि जब हार्ट से ज़्यादा प्रेशर के साथ में एओर्टा के अंदर ब्लड जाता है तो वो उसकी जो वॉल है उसको डैमेज करता है, वहाँ टीयरिंग होती है, और उस टीयरिंग की वजह से हर बार जब ब्लड वो स्टेयर के अंदर जा कर के
टकराएगा तो उसकी वजह से वो टेयर और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और ब्लड जो है वो एओर्टा की ल्यूमेन की बजाय एक स्यूडो ल्यूमेन बना लेता है और वहाँ पे चला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टिक डिसेक्शन। दूसरा ऑर्गन है ब्रेन। अगर क्रॉनिक हाइपरटेंशन होता है तो ब्रेन में क्या होगा? हम जानते हैं कि ब्रेन के अंदर बहुत डेलिकेट और स्मॉल कैपिलरीज होती हैं, तो ऑब्वियसली अगर उसमें हाई ब्लड प्रेशर के साथ में ब्लड फ्लो करेगा तो उसको डैमेज होगा। सो हाइपरटेंशन कैन वीकन द वॉल ऑफ द स्मॉल ब्रेन वेसल्स। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दो एनेरिज्म हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। स्मॉल वेसल्स में या स्मॉल जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर चारकोट बुचार्ड एनेरिज्म हमें देखने को मिलता है और जब ये रप्चर करता है तो इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चारकोट बुचार्ड एनेरिज्म। और दूसरा, अगर लार्जर आर्टरीज़ के अंदर अगर इस तरह से एनेरिज्म बनता है तो उसको बैरी एनेरिज्म कहते हैं और जब ये रप्चर करता है तब सब एरेक्नोइडल हैमरेज होता है, जिसमें हमें स्टार ऑफ डेथ अपीयरेंस देखने को मिलती है एनसीसीटी पे। और ये क्वेश्चन इस बार के एफएमजी में भी पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि स्टार ऑफ डेथ अपीयरेंस इन एनसीसीटी विच टाइप ऑफ हैमरेज, तो सब एरेक्नोइडल हैमरेज उसका आंसर था। सो अगर बैरी एन्यूरिज्म जो कि लार्जर आर्टरीज का एन्यूरिज्म है, अगर ये रप्चर करेगा तो सब एरेक्नोइडल हैमरेज होता है। एनसीसीटी के अंदर हमें स्टार ऑफ डेथ अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है। और चारकोट बुचार्ड एन्यूरिज्म होता है स्मॉल वेसल्स के अंदर और इसके रप्चर होने पे इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाइलिन arteriosclerosis of the small vessels can occlude them resulting lacunar infarct। सिंपली अगर हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है तो स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑक्लूड होंगी या ब्लॉक हो जाएंगी और उसके ब्लॉक होने की वजह से ब्रेन में इन्फाक्शन देखने को मिलता है, जिसको लाकुनर इन्फाक्शन कह रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्गन किडनी। इसमें भी सेम हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा तो जो ल्यूमेन है वो छोटी हो जाएगी, उसकी वजह से स्चीमिया होगा, उसकी वजह से इसमें भी इन्फाक्शंस देखने को मिलेंगे और एट्रोफी हो जाएगी। सो एट्रोफी ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स विथ टाइम इट विल लीड टू द रीनल फेलियर। उसके बाद आइज़ के अंदर भी बहुत डेलिकेटेड स्मॉल आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो भी डैमेज होगी। सो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथीज हमें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें फंडस एग्जामिनेशन में हमें डॉट और फ्लेम शेप्ड हैमरेजेस देखने को मिलते हैं और ये इमेज दी जाती है एग्ज़ाम में। तो हमें ध्यान देना है कि डॉट फ्लेम शेप्ड हैमरेज इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आर्टेरियोवीनियस निकिंग होगी। इसका मतलब यह है कि आर्टेरियोल और वेन्यूल्स जहाँ पे जुड़ती हैं आपस में उस जगह पे हमें कंप्रेशंस देखने को मिलते हैं। और तीसरा, सिल्वर एंड कॉपर वायरिंग हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें फंडस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी व्हेनेवर hypertension is there and hypertensive retinopathy is there. Next thing is acute presentation। हम लोगों ने 2-3 बार इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। acute presentation के अंदर BP 180 सिस्टोलिक, मोर देन 180 सिस्टोलिक एंड मोर देन 120 डायस्टोलिक हमें देखने को मिलता है, जो कि हाइपरटेंसिव अर्जेंसी एंड एमरजेंसी दोनों के कंडीशंस में होता है। एंड डेवलप व्हेन नॉट कॉन्स्टेंटली टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। ये कब होगा? ये इमरजेंसी हमें कब देखने को मिलती है? उस सिचुएशन में हमें इमरजेंसी देखने को मिलती है जब कोई पेशेंट कॉन्स्टेंटली अपनी एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन नहीं लेता है। उस टाइम पर क्या होता है कि पेशेंट कुछ टाइम के बाद में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो उसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, हमारे पास में एक्यूट प्रेजेंटेशन उसका होता है। सो हाइपरटेंसी इमरजेंसी एंड एमरजेंसी में हमें डिफरेंस पता है। अगर अर्जेंसी होगा तो इसमें एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होता और इमरजेंसी में एंड ऑर्गन डैमेज देखने को मिलता है। जैसे अगर हार्ट में एंड ऑर्गन डैमेज होता है तो हमें एमआई देखने को मिलता है, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमास होंगे, एओर्टिक डिसेक्शंस होते हैं एंड ब्रेन वगैरह के अंदर हमें हेडेक और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, सीजर, पैल्पिटेशन, स्ट्रोक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ऐसे किडनी में एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन के लेवल बड़े हो सकते हैं, हेमेटोमा हो सकता है और माइक्रो एल्बुमिनेरिया हमें यूरिन टेस्ट में देखने को मिल सकता है। सो बहुत सिंपल है कि अगर हाइपरटेंसिव अर्जेंसी होगा तो हमें कोई सिम्टम्स नहीं मेंशन किए हुए होंगे और अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होगा तो सिम्टम्स मेंशन करेगा एंड ऑर्गन डैमेज के लिए। तो वहाँ से हम लोग इसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अर्जेंसी है या इमरजेंसी है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में जो फर्स्ट चॉइस हमेशा ली जाती है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें हम लोग लो सोडियम डाइट के लिए रिकमेंड करते हैं, एक्सरसाइज करने को कहते हैं पेशेंट को, स्ट्रेस रिडक्शन करने को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग योगा वगैरह करने को पेशेंट को कहते हैं या कोई गेम्स वगैरह खेलने के लिए हम लोग कहते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहते हैं तो स्ट्रेस रिडक्शन होता है। नेक्स्ट, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन हम लोग उसको बोल सकते हैं। सेकंड चॉइस में हमारे पास में एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन होती हैं, जिसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज होती हैं, थायराइड डाययूरेटिक्स होते हैं,
और लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे डाईहाइड्रोपिरिडीन्स हो सकते हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट और बीटा ब्लॉकर्स भी हम लोग पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। इनमें कुछ हमें कॉशंस रखने होते हैं, कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे जब हम लोग बीटा ब्लॉकर्स दें तो हमें पता होना चाहिए कि डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हम लोग बीटा ब्लॉकर्स उतना रेगुलरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि जब हार्ट फेलियर की कंडीशन है और हार्ट बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहा, ऐसे सिचुएशन में बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, देखिए बीटा ब्लॉकर का जो फंक्शन है वो हार्ट रेट को कम करके और उसके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम करके होता है। अब एक हार्ट फेलियर का पेशेंट, इसमें ऑलरेडी परफ्यूजन ठीक से नहीं हो रहा, और ऐसे पेशेंट के अंदर हम लोग उसकी हार्ट रेट और जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अगर उसे भी कम कर देंगे तो उस पेशेंट में और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो हम लोग बीटा ब्लॉकर डिकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर अवॉइड करने वाले हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो बीटा ब्लॉकर्स के साथ है, जो प्रॉब्लम है वो ये कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी हम लोग बीटा ब्लॉकर जनरली यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर एक हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह वर्क करता है, और क्योंकि ये बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर होता है और ये लीवर के अंदर बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रोसीजर जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब ग्लाइकोजेनोलिसिस प्रोसीजर ब्लॉक हो जाता है तो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि लीवर ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसीजर और ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसीजर्स के थ्रू ब्लड ग्लूकोज के जो लेवल्स होते हैं उसको कंट्रोल करता है। बट क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने उस लेवल को उस प्रोसेस को ही हमने ब्लॉक कर दिया, ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसीजर को हमने ब्लॉक कर दिया बीटा ब्लॉकर देके, तो अब ब्लड के जो ग्लूकोज के लेवल्स हैं वो कंट्रोल नहीं करेगा लीवर, और इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। अब हमें पता है कि डायबिटिक पेशेंट तो पहले ही जो हाइपोग्लाइसेमिक जो एजेंट्स होते हैं उनको वो यूज़ कर रहा होता है बहुत सारे, जैसे उसकी बॉडी में इंसुलिन चल रहा होता है, मेटफॉर्मिन्स वगैरह चल रहे होते हैं, या सीताग्लिप्टिन्स चल रही होती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ऑलरेडी उसके ब्लड के अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो डिक्रीज़ ही किया हुआ होता है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द मेडिसिन्स। और अगर हम लोग यहाँ बीटा ब्लॉकर्स भी उसको दे देंगे तो और भी ज़्यादा सीवियरली हाइपोग्लाइसीमिया उस पेशेंट में हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें एक और प्रॉब्लम जो पेशेंट के साथ देखने को मिलती है एक डायबिटिक पेशेंट के साथ, वो ये कि डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें अगर हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो वो अपने सिम्टम्स जैसे कि टेकीकार्डिया और ट्रेमर्स को प्रेजेंट करते हैं, और उन्हें पसीना या स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर बीटा ब्लॉकर की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होगा, जो कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है, बट उसमें वो बीटा ब्लॉकर्स इन हाइपोग्लाइसीमिक सिम्टम्स को मास्क करता है, टेकीकार्डिया और ट्रेमर्स को, और ये प्रेजेंट नहीं होने देता। तो ये और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन बना देता है। इसीलिए हम लोग डायबिटिक पेशेंट्स में बीटा ब्लॉकर अवॉइड करते हैं, इसको नहीं यूज़ करते। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए हम लोग एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज यूज़ करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डायबिटिक नेफ्रोपैथी ऑल्सो। नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर अस्थमेटिक पेशेंट हम लोग क्या यूज़ करेंगे। अस्थमा के लिए हम लोग एआरबीज यूज़ करते हैं, थायरजाइड डायरेटिक्स यूज़ करते हैं, लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, और कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। हम लोग इसमें एसी ही इनहिबिटर्स यूज़ नहीं करते, क्योंकि एसी इनहिबिटर्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो कफ होने वाला है, और अस्थमेटिक पेशेंट में ऑलरेडी कफ बहुत ज़्यादा होता है, तो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं एसी इनहिबिटर्स को। और दूसरी चीज़ कि हम लोग नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स भी यूज़ नहीं करते हैं अस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बीटा 2 को भी ब्लॉक कर देते हैं, और बीटा 2 को ब्लॉक करने की वजह से उन पेशेंट्स में ब्रोंको कंस्ट्रक्शंस होगा। अब अस्थमेटिक पेशेंट में तो प्रॉब्लम ही ब्रोंको कंस्ट्रक्शन की होती है, और हम लोग अगर और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन करवा देंगे तो उस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अस्थमेटिक पेशेंट में हम लोग नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं करते हैं, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आता है फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। इसके लिए हमें सिंपली एक निमोनिक याद रखना है, हाइपरटेंसिव मॉम्स लव निफेडिपिन। इसमें हर एक ये जो फर्स्ट लेटर है, जैसे एच है और एम है, एल है, एन है, ये एक मेडिसिन को बताता है। जैसे एच से आता है हाइड्रालाजिन, एम से आता है मिथाइल डोपा, एल से आएगा लेबेटालोल, एंड एन से आता है निफेडिपिन। तो ये 4 मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन में इन प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में हमें एज सच कुछ आईवी देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है। तो हम लोग इसमें एडजस्टमेंट ऑफ ओरल एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, नो नीड और टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एक्यूटली और इमिडिएटली, हम लोग इसमें ओरल एंटी हाइपरटेंसिव देना प्रेफर करते हैं। जबकि हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में हमें
IV मेडिकेशंस लाइक नाइट्रोप्रोसाइड, लेबेटालॉल, ऑस्मोलॉल वगैरह, एस्मोलॉल वगैरह देना होता है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट थिंग है वो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमारी जो हाइपरटेंशन वाला जो पार्ट्स हैं वो हमने कवर कर लिया। अब यहाँ से आगे हम लोग जितना क्वेश्चंस करें उतना बेटर है। मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं, तो इस PDF में अगर आप हमसे कहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो हम ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो इन नोट्स को। और अगर आपके खुद के अपने नोट्स हैं तो और भी अच्छी बात है, आप उनसे पढ़िए। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होगा। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे एक क्लिनिकल क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एंथनी पेशेंट है, हमारे पास आते हैं, 40 ईयर ओल्ड मेल हैं। हिस्ट्री ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटिस के साथ ये हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। और ये हमारे पास आए क्यों है, फॉर एनुअल हेल्थ चेकअप। हमने इनका BP मेजर किया, 145/95 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है, जो कि स्टेज 2 में जाता है। और इसकी BMI 32 है। ये एक ट्रक ड्राइवर हैं और ये एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं रेगुलरली। और इन्होंने अपनी हिस्ट्री हमें बताई कि हिस्ट्री इनके जो फादर की थी वो थी हाइपरटेंसिव, और वो एक स्ट्रोक की वजह से ही पास्ड अवे। फॉलोअप में हमने इन्होंने दोबारा जब बुलाया तब भी इनका जो BP था वो एलिवेटेड है 150/90 से। तो इस पेशेंट में अगर हम लोग देखें तो हमें एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन के बहुत सारे हिंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलिटिस, ओबेसिटी, लेक ऑफ एक्सरसाइज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ये सब हमें देखने को इसमें मिल रहा है। तो इनमें एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन हम लोग इसमें डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन उसको डायग्नोस करने से पहले, क्लिनिकली उसको डायग्नोस करने से पहले हमें एंड ऑर्गन डैमेज को ढूंढना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं टू चेक फॉर दी क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन और एंड ऑर्गन डैमेज, बट हमें वो नहीं मिलता। हम लोग इसमें एसेंशियल हाइपरटेंशन को डायग्नोस करते हैं और इसमें ट्रीटमेंट के तौर पे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस देते हैं, क्योंकि ये स्टेज 2 है। इसी तरीके से एक दूसरा क्लिनिकल केस बनता है। एलिसिया, 30 ईयर ओल्ड एक फ़ीमेल है, केम टू चेक फॉर हर प्रेगनेंसी, मगर वो प्रेग्नेंट नहीं है। उनमें जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। हम लोगों ने साइमल्टेनियस BP लिया, 170/90 आया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ऑन सेकेंड अपॉइंटमेंट हम लोगों ने देखा तो अभी भी BP इंक्रीज़ ही आ रहा था उसमें। तो आपने क्या किया, लेसिनोप्रिल पे उसको रखा, जो कि एक AC इनहिबिटर है। और फिर कुछ दिनों बाद वो वापस प्रेजेंट करती है और उनकी शिकायत अब है कि यूरिन आउटपुट जो है वो कम हो गया है। आपने जब यूरिन टेस्ट किया तो उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपने जब ब्लड टेस्ट किया तो उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन के लेवल इंक्रीज थे और यूरिन आउटपुट कम होने की शिकायत के साथ प्रेजेंट करती है। तो अगर एक हाइपरटेंसिव पेशेंट को AC इनहिबिटर देने पर उसमें यूरिन आउटपुट कम होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ते हैं, तो ये एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन होती है रेनिन आर्टरी स्टेनोसिस के लिए। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के लिए एक क्लासिकल कंडीशन है। और इसमें हम लोगों ने यही लिखा है कि एलिसिया हु इज़ प्रेजेंट विद द इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड प्लेस्ड ऑन AC इनहिबिटर्स आफ्टर couple of days, she came with decrease in urine output and blood urine nitrogen creatinine shows that decreased GFR by giving AC inhibitors, and this is characteristics of renal artery stenosis. अब इसमें जो लैब टेस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि लैब टेस्ट में कौन सी चीज़ें बढ़ी हुई आनी चाहिए? क्योंकि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हम लोग कह रहे हैं, हम लोगों ने क्लिनिकली डायग्नोस किया कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को हो सकता है। तो अगर स्टेनोसिस होगा तो किडनी में परफ्यूजन कम होगा, और हमने कहा कि जब भी किडनी में परफ्यूजन कम होता है तो ऐसी सिचुएशन में रास सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, यानी रेनिन और एल्डोस्टेरोन के लेवल बढ़े हुए होने चाहिए। तो लैब में रेनिन और एल्डोस्टेरोन के लेवल हमें इंक्रीज़ मिलेंगे। और रीनल आर्टरी स्टेनोसिस को डायग्नोस करने के लिए या फिर इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग एंजियोग्राम करवा सकते हैं। हमारा तीसरा जो क्लिनिकल केस आता है वो आता है विकेंडर का, जो कि एक 62 ईयर ओल्ड एक मेल हैं। हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन के साथ वो प्रेजेंट करते हैं। कंप्लेंट्स इनकी आती है हेडेक के लिए, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, विजुअल चेंजेस, एंड ही मेंशन दैट ही हैड ऑल द मेडिकेशंस बट इट इज़ नो यूज़। कोई भी दवाइयाँ उनमें काम नहीं कर रही है एंटी हाइपरटेंसिव। फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हमें स्वॉलन ऑप्टिक डिस्क देखने को मिलती है एंड ब्लड प्रेशर जो है इनका 200/120 है। तो अब हमें क्या करना है, हमने इसको एक सेकंड जो है फॉलोअप के लिए बुलाया और उसमें भी हमें ऑब्वियसली BP बढ़ा हुआ ही मिलता है। बट क्योंकि देखिए यहाँ पे
बुलाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने जब इसको बीपी को चेक किया ना तो देखिए 200/120 है। तो क्या आप इसको सेकंड फॉलोअप के लिए बुलाओगे? यहाँ बात ये आती है कि इसकी जो सिचुएशन है, बीपी जो है इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि ये वाइट कोट जो हमने पढ़ा था कि एंजाइटी की वजह से जो हाइपरटेंशन हो जाता है, तो वो इसमें नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव ये पेशेंट है। दिस इज़ दी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। वाई इमरजेंसी? क्योंकि इसमें जो ब्लड प्रेशर है वो मोर देन 180/120 है। एंड इनमें एन ऑर्गन डैमेज के भी क्लूज मिल रहे हैं, जैसे विजुअल चेंजेस हैं, अल्टर मेंटल स्टेटस है, हेडेक वगैरह देखने को मिल रहा है। So this is a case of hypertensive emergency because of BP is more than 180/120 and include headache, altered mental status and visual changes. So this shows end organ damage. And problem इसमें क्या है कि probably history of medications non-compliance also support this. Means ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ की एंटी हाइपरटेंसिव, बट वो वर्क नहीं कर रही है। तो इसमें हमें अंडरलाइन कॉज ढूंढने की ज़रूरत होती है। बट क्योंकि अभी इनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और ये इमरजेंसी है, तो हमें इमीडिएटली इनका बीपी पहले अंडर कंट्रोल लाना होगा। और उसके लिए हम लोग IV एस्मोलॉल यूज़ कर रहे हैं टू क्विकली लोअर हीज ब्लड प्रेशर, ताकि फर्दर डैमेज को रोका जा सके। इसके बाद हमारे पास में कुछ ब्लैंक्स आते हैं जो हमें देखने हैं, और उन ब्लैंक्स में हम लोग क्या फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक आता है, फिर आप कहते हैं कि आर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट दी हाइपरटेंशन बिकॉज दे डिक्रीज cardiac output and renin release. However, these drugs are contraindicated in patients with respiratory problems due to their ability to cause bronchoconstriction. तो यहाँ कौन सी दवाई आनी चाहिए? तो देखिए, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन सी दवाई करवा सकती है? वो करवाती है बीटा ब्लॉकर्स। तो हमें याद रखना है कि बीटा ब्लॉकर जो हैं वो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, स्पेशली नॉन सेलेक्टिव। फिर ब्लैंक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द स्ट्रोक। हाइपरटेंशन, यस, hypertension is the most important risk factor for stroke. Next is blank is an indirect central alpha 2 agonist that is used to treat hypertension in pregnancy. अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट जो कि प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं, हमें पता है 4 यूज़ आते हैं, जिसमें से अल्फ़ा मिथाइल डोपा यहाँ पे अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट का काम करता है। नंबर 6 पे आता है आर दी डायूरेटिक्स ऑफ फर्स्ट चॉइस फॉर ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को यूज़ करने के लिए कौन सा डायूरेटिक फर्स्ट चॉइस होगा? थायराइड डायूरेटिक्स। उसके बाद आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ डायग्नोस्टिक ऑफ हाइपरटेंशन। तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 80 या 80 से ज़्यादा हो जाता है तो वो हाइपरटेंशन के लिए डायग्नोस्टिक है। फिर ब्लैंक इज़ द इंट्रावेनस वैसोडाइलेटर फॉर फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। तो इंट्रावेनस वैसोडाइलेटर कौन सा यूज़ करते हैं? हाइड्रोलाजिन। अ पेशेंट विथ blank will classically present with the triad of hypertension, hypokalemia and metabolic alkalosis, most commonly due to bilateral adrenal hyperplasia. तो ऑब्वियसली ये तीनों जब ट्रायड एक साथ आते हैं, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो हम लोग बोलते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। नेक्स्ट नंबर 10 है हाइपरटेंशन हैज़ अ नेक्स्ट है हमारे पास में हाइपरटेंशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग और वीक blank link with the development of the aortic aneurysm and dissection strong. So simply हाइपरटेंशन का इन दोनों के साथ में, एओर्टिक एन्यूरिज्म और डिसेक्शन के साथ में स्ट्रॉन्ग लिंक रहता है। तो ये हम लोग सिंपली बताएंगे। इसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है चेंजेस इन द रेटिनल सर्कुलेशन इन द एक्यूट फेज ऑफ हाइपरटेंशन प्राइमरीली इन्वॉल्व द ब्लैंक रादर देन द मेन रेटिनल आर्टेरियोल्स। सो इसमें हमारा जो आंसर रहेगा वो है टर्मिनल आर्टेरियोल्स, बिकॉज क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हाइपरटेंशन जब होता है ना तो मेन रेटिनल आर्टरीज वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती इनिशियली। जो इन्वॉल्वमेंट है वो टर्मिनल आर्टेरियोल्स का होता है। इसी वजह से जो हम लोगों ने अभी फंडस एग्जामिनेशन में देखा था कि डॉट्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो डॉट्स इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि जो टर्मिनल आर्टेरियोल्स हैं उनका रप्चर वहाँ पे होता है, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, इसीलिए हमें डॉट्स या फ्लेम शेप जो है फंडस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सो टर्मिनल आर्टेरियोल्स। नेक्स्ट इज blank is a risk factor for the developing chronic kidney disease and is associated with a more rapid progression of chronic kidney disease because of high intraglomerular pressure and impaired glomerular filtration. Uncontrolled hypertension, जब भी अनकंट्रोल हाइपरटेंशन होगा तो किडनी के जो ग्लोमेरुलस है उसमें हाई प्रेशर के साथ में जो है फिल्ट्रेशन होने लगता है, जिसकी वजह से वो ग्लोमेरुलस में डैमेज होता है। तो अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट
द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजिंग हाइपरटेंशन इन द पेशेंट्स विद डायबिटीज़ इज़। डायबिटीज़ में आप क्या यूज़ करोगे? ऑब्वियसली आप एसी इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं। हम लोगों ने कहा था कि बीटा ब्लॉकर्स यहाँ यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, वो भी सीवियर एंड विदाउट सिम्टम, क्योंकि वो सिम्टम्स को मास्क कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास में है हाइपरटेंशन ड्यू टू रीनल डिजीज इज एसोसिएटेड विद increase sympathetic activity and overstimulation of the blank system. This is RAS system, renin, angiotensin, aldosterone system की बात हो रही है. Next, number 15 is blank and methyl dopa are the adrenergies used to treat the hypertension through the activation of central alpha 2 receptors. अब देखिए यहाँ पे मिथाइल डोपा तो आ ही गया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रेगनेंसी के अंदर, बट एक और अल्फ़ा 2 एगनिस्ट होती है और वो भी मेरे पास में एंटी हाइपरटेंसिव होता है, तो वो है क्लोनिडीन, जो हमें याद रखना है, जो हम लोग फार्मा से भी याद रख सकते हैं बट हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली याद कर रख सकते हैं उसको. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन ड्यू टू हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इज़ अ. अब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हम लोग क्या यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली कुछ ऐसा यूज़ करना चाहिए जो कि हमारी बॉडी से बढ़े हुए जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसे कम कर दे. तो हमें कोई ना कोई डायूरेटिक्स यूज़ करना होगा और यहाँ पे आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और उसमें जो एग्जांपल है वो है स्पाइरोनोलैक्टोन, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली. नेक्स्ट आता है प्लैंक is a condition which is characterized by a severe elevated in blood pressure such as above 180 systolic 120 diastolic without acute and target organ damage. So अगर 180 120 से ज़्यादा का बीपी रहता है और टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंसिव अर्जेंसी. नेक्स्ट नंबर 18, a blank is a type of central nervous system aneurysm that is associated with the chronic hypertension and commonly affects the small vessels of the deep brain. एग्जाम्पल एट द बेसल गैंग्लिया थैलेमस. तो इसको हम लोगों ने कहा था जब भी स्मॉल वेसल्स में एनेरिज्म होगा तो उसको हम लोग बोलते थे चारकोट बुजार माइक्रो एनेरिज्म्स, और इनके रप्चर होने पे इंट्रासेरेब्रल हेमरेजेस देखने को मिलते थे. नेक्स्ट आता है सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर ऑफ ब्लैंक सीन इन स्टेज 1 हाइपरटेंशन. सो सिस्टोलिक हाइपरटेंशन हमें कितना देखने को मिलता है स्टेज 1 में? 130 से 139. ब्लैंक इज अ क्लास ऑफ हाइपरटेंशन दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड is related to an increase in cardiac output or total peripheral resistance. Essential hypertension is the most common. So ये हमें पता है. तो इस तरीके से हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए और हमारा जो हाइपरटेंशन पार्ट 2 है ये भी यहाँ क्लियर होता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर समझ में आया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और हमें और इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या ऐड करना चाहिए, क्या इसमें हमें नहीं ऐड होना चाहिए और क्या इसमें ऐड होना चाहिए. तो सारी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आप हमें कमेंट में बताइए ताकि हम आपकी और भी ज़्यादा हेल्प कर सकें. और जिन लोगों को ये नोट्स चाहिए वो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं. टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूँगा. सो गुड लक गाइज फॉर योर एग्ज़ाम्स. कीप वर्किंग हार्ड.